Hello friends, most welcome all of you in this YouTube channel. First of all, we discuss psychology, most important questions in this section. Let's start first questions. तो इस वीडियो में आपको मनोविज्ञान और जो बाल मनोविज्ञान है इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आप क्या करिएगा, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। क्रम मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक तथ्यों की प्रकट की जांच या इनमें से कोई नहीं। ठीक, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच है। ठीक, उसकी क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो इसमें से आप समझ रहे मूल्यांकन आप क्या करेंगे, बुद्धि से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, स्वास्थ्य से मतलब है न, स्वास्थ्य से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच। ठीक, उसका जो शैक्षिक लक्ष्य है उसमें कितना वह प्रगति किया है, कितना उसमें प्रोग्रेस हुई है, कितना वह आगे बढ़ा है, इस चीज का हम क्या करते हैं, उसमें जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं। और मूल्यांकन का यही अर्थ होता है कि उस निश्चित समय में जो छोटा सा बच्चा है वह अपने एकेडमिक ईयर के दौरान क्या चीज सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन क्या है? ऐसा परीक्षण जहां परीक्षक मूल्यांकन अपने ज्ञान के आधार पर करता है। ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौड़ हो जाए, जब किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना दिया जाए, किसी विचार को निरपेक्ष दृष्टि के बदले सापेक्ष दृष्टि से देखना। तो जो व्यक्तिनिष्ठता है इसके मूल्यांकन क्या है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऐसा मूल्यांकन जहां व्यक्तित्व का प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, विषय वस्तु गौड़ हो जाए, यानी यह तो गौड़ रहेगा और सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रहेगी, आपके व्यक्तित्व की। और यही जो व्यक्तित्व ये किसमें आ जाएगा, व्यक्तिनिष्ठता के मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है प्रश्नावली विधि, प्रक्षेपणात्मक विधि, केस अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधि है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केस अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में कौन सी विधि नहीं है? प्रश्नावली परीक्षण, डॉक्टर ए मैन, ठीक, डॉक्टर नहीं है, सॉरी यहाँ पर है ड्रा ए मैन, मिसप्रिंट हो चुका है, ड्रा ए मैन, सर्वे परीक्षण या प्रक्षेपण परीक्षण। ठीक, तो यहाँ देखिए जो ड्रा ए मैन है, ड्रा मीन्स कला जान ही रहे हैं, तो ड्रा ए मैन मीन्स हो जाएगा चित्र के माध्यम से। तो व्यक्तित्व का अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे सही विधि नहीं है। ठीक है, सबसे सही विधि नहीं है, कौन सा है, सर्वे परीक्षण, क्योंकि सर्वे के अंतर्गत आप किसी के व्यक्तित्व के मूल्यांकन का परीक्षण नहीं कर सकते, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाएं, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। तो मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता, कोई भी मूल्यांकन हो वह व्यापक कब माना जाएगा, उस समय माना जाएगा जब बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो मूल्यांकन है उसको हम व्यापक कब मानेंगे, यूनिवर्सल कब मानेंगे, उसको रियल या नेचुरल हम कब मान सकते हैं, जब बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्ष का मूल्यांकन हो।
आधुनिक एज में जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित इसलिए है ताकि बच्चे का सभी चीजों का यानी उसके सभी पक्ष का क्या हो, मूल्यांकन हो पूरी तरह से, यानी उसके सभी चीजों का उसका सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, सिर्फ एक ही पक्ष का विकास न हो। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार, द्विविमीय, एकल, चतुर्भुजाकार। तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसको हम किस रूप में मानते हैं? मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम त्रिभुजाकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं पहले स्थान पर यहाँ बालक हो जाएगा, क्लियर, पहले स्थान पर बालक हो जाएगा और दूसरे स्थान पर शिक्षक हो जाएगा और तीसरे स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा। पाठ्यक्रम के द्वारा यानी तीनों चीजें हैं और इसी के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे, तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह त्रिभुजाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या एक मूल्यांकन का महत्व नहीं है? कक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, अधिगम कठिनाइयों को मालूम करना, विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना, विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। अब इनमें से आपको यह बताना है कि क्या मूल्यांकन का महत्व नहीं है। ठीक, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन सी कह रहा है विद्यार्थियों की समस्याओं को बढ़ाना यह मूल्यांकन का महत्व नहीं है। मूल्यांकन का महत्व देख लीजिए, कह रहा कक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम कठिनाइयों को मालूम करना, बिल्कुल ये भी सही है। डी वाला देखिए विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना, यह भी सही, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मूल्यांकन का महत्व नहीं है। ठीक, तो विद्यार्थियों की समस्याओं को आगे बढ़ाना यह मूल्यांकन का महत्व नहीं है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, न्याय संगतता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी। तो कोई अगर अच्छा मूल्यांकन है तो उसकी क्या विशेषता है? तो अच्छे मूल्यांकन के लिए वैधता, विश्वसनीयता, न्याय संगतता, वस्तुनिष्ठता सभी चीजें चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले अधिगम की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के अधिगम की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपर्युक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन देखिए, कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है निगेटिव चीज, इसमें से जो निगेटिव आंसर है उसको आप ढूंढ लीजिए। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, कह रहा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। जबकि आपको अभी बताए हैं कि आप खुद समझ रहे हैं कि आधुनिक एज में जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित है, वह शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो यहाँ कह रहा शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक को केंद्र मानकर यह शिक्षा नहीं दी जा रही आधुनिक एज में, मॉडर्न एज में, बल्कि बालक को केंद्र मान करके यानी बाल केंद्रित शिक्षा को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए यह उद्देश्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, छात्रों के बीच की तुलना करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना,
शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराइए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। फीडबैक मतलब वही पुनर्वलन, यानी उसे आप हमेशा इंस्पायर करिए, शाबाशी दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, हमेशा पुनर्वलन का काम आप करते रहिए, फीडबैक देते रहिए ताकि वह अच्छे से अच्छा काम कर सके। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 11, कह रहा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। बी में है व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ऑप्शन सी में कह रहा है इसमें बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है और इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से देखिए थर्ड ऑप्शन है, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, अंकों के रूप में होता है, यह कथन गलत है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में अगर कोई बच्चा है और उसकी जो उपलब्धि है, उसके जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस, जो उसका टारगेट, उसका जो टैलेंट है, अगर उसका मूल्यांकन आप अंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर अगर आप करेंगे तो वह सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप कभी भी क्या कर सकते, अंक के माध्यम से कभी यह आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, कोई ऐसा बच्चा है जो किसी क्लास में फेल हो जाए, ठीक है, तो फेल हो गया यानी वह फेल हो जाए या 0 नंबर पाए या 2 4 10 नंबर पाए, तो इसका मतलब नहीं है कि जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे तो यह कहेंगे कि इस बच्चे की जो उपलब्धि है वह 0% है, क्योंकि उसका जो टैलेंट है उसको हम अंक के माध्यम से कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। अंक के माध्यम से हम यह नहीं बता सकते कि इस व्यक्ति के पास टैलेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। क्वेश्चन में कह रहा सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है वह सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, रिकॉर्ड किया जाए और उसे कैसे सुधारा जाए। किसी बच्चे का लगातार जो मूल्यांकन करते हैं, लगातार उसका अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम उसकी उपलब्धि को जान सके और दूसरा उद्देश्य होता है कि उसमें सुधार लाया जा सके। जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या वह मिस्टेक्स कर रहा है, तो जो उसकी मिस्टेक्स, जो उसकी कमी है उसको हम इम्प्रूव कर सके। सतत और व्यापक मूल्यांकन सबसे ज्यादा इसी पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 13 विद्यालय आधारित आकलन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जो विद्यालय आधारित आकलन है यह शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड के जवाबदेही कम कर देता है,
सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। देखिए कह रहा है विद्यालय आधारित जो आकलन होता है, यानी विद्यालय के बेस पर जो आकलन किया जाता है वह क्या करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, विद्यालय आधारित आकलन, कोई छोटा सा बच्चा है, उसको आप क्या करिए, उसके परिवार से निकाल लीजिए और उसे दूर ले जाइए, थोड़ा दूर स्थान पर ले जाइए। वहां अगर आप उसे शिक्षा देंगे तो वह उस शिक्षा को उतना जल्दी क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उतना जल्दी वह ऑब्जर्व नहीं कर सकता, उतना जल्दी वह समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर हम उसे ले जा रहे हैं उस स्थान से वह पूरी तरह से अननोन होगा, अनफेमिलियर होगा, उससे उसका परिचय नहीं होगा। और उसके गांव के अगल बगल, उसके पड़ोस में अगर कोई विद्यालय है तो उस विद्यालय से उसका क्या होगा, परिचय होगा, यानी उसको वह जानता होगा। और यहाँ जब जाएगा तो उसके साथ उसके फ्रेंड्स होंगे, अन्य बच्चे होंगे, उसके दोस्त होंगे और उनके साथ मिल करके उसका परिचय हो जाएगा, जिससे विद्यालय आधारित जो आकलन होगा यह परिचित वातावरण पर ध्यान देता है और इसमें अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है, मदद करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगली वीडियो में कवर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस होता है, कोई एडवाइस, थॉट्स, आइडियाज को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।